नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लिखने के लिए उसका ऐसा यूनिट सीखेंगे। तो हम लोग इन चीज़ों पे बात करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें हम बता चुके हैं और कुछ चीज़ें होमवर्क भी दिए थे। याद होगा पिछले लेक्चर में हम बोले थे कि इसका डायमेंशन निकाल कर लाना है, बचे हुए पार्ट का और ऐसा यूनिट निकालना है। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसे वापस हम रिपीट कर देते हैं कि किन किन चीज़ों का लिखवा चुके हैं ताकि क्लियर रहे, और चैप्टर वाइज क्लियर करते हैं इस बार। जैसे आप बात करिएगा काइनेमैटिक्स का, तो काइनेमैटिक्स जो हमारा रियलिटी में देखा जाए तो फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर इन द सेंस कि यूनिट एंड डायमेंशन एक मेनू चार्ट था, है ना। हम पहले बता चुके थे कि यूनिट एंड डायमेंशन क्या है, मेनू चार्ट है। कैलकुलस जो पढ़ना है, बेसिक मैथ जो पढ़ना है, वो क्या है, वो फिजिक्स में यूज होना है, इसीलिए वो पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। असलियत में काइनेमैटिक्स से ही चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इसमें हम पहला जो हमारा इसके अंदर जो आता था वो हमारा क्या आता था, या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इसका करवा चुके हैं। यहाँ पर क्या आता है, वेलोसिटी होता है, ये भी करवा चुके हैं। यहाँ पर और क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये भी करवा चुके हैं। और यहाँ पर क्या आता है, मोमेंटम आता है, ये भी करवा चुके हैं। ये सारा चीज़ जो बता दे रहे हैं चैप्टर वाइज कि इन चैप्टर का कहानी हम करवा चुके हैं, क्योंकि जो भी पढ़ेंगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। अब चैप्टर के अंदर जो भी टर्म आएगा, टर्मिनोलॉजी आएगा, उसी का यूनिट एंड डायमेंशन तो लिखना रहता है, तो उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मोमेंटम हो गया, यहीं पे मान लीजिए एरिया का भी लिखा दिए थे, यहाँ पे आपका वॉल्यूम का भी लिखा दिए थे, यहाँ पे आपका डेंसिटी का भी लिखा दिए थे। हालांकि इसमें ये तीनों चीज़ यूज नहीं है, अनकॉमन है, पर ये बाद में यूज होता है, पर हम यहीं पे लिखा चुके हैं। तो इस तरह का चीज़ काइनेमैटिक्स में बस इतना ही सा चीज़ यूज होता है। ये पूरे टर्म में बता देते हैं, ये पूरा टर्म में पूरा काइनेमैटिक्स आपका समाप्त होगा। ये वेलोसिटी लिख लीजिए या फिर आप स्पीड लिख लीजिए, बात बराबर है। ये चार टर्म में आपका पूरा काइनेमैटिक्स समाप्त हो जाता है। चार टर्म को ही इधर उधर करके पढ़ना रहता है। अब चारों टर्म का हमको डायमेंशन आपको हम सिखा दिए हैं, ऐसा यूनिट सिखा दिए हैं, सीजीएस भी सिखा दिए हैं, एफपीएस भी सिखा दिए हैं। हालांकि हमको जरूरी क्या है, एसआई और डायमेंशन है। चलिए अगला चैप्टर में चलते हैं। अगला चैप्टर मेरा क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए फ्रिक्शन चैप्टर का। उसमें दो टर्म आता है। एक तो टर्म आता है फोर्स। फोर्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर आएगा टेंशन फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा, इस टाइप का फोर्स आएगा। तो भाई फोर्स का भी हम डायमेंशन और यूनिट लिखा चुके हैं। याद होगा तो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, एंड सीजीएस यूनिट होता है डायन होता है। दूसरा एक आता है फोर्स कांस्टेंट आता है, फोर्स कांस्टेंट आता है, आपको याद होगा इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। स्प्रिंग, क्योंकि इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो हम लोग एक जो नया टर्म आता है वह स्प्रिंग कांस्टेंट। बाकी इसमें सब फोर्स पे ही बात है। और पीछे रिलेट कर लो, हर चैप्टर में आगे जैसे जैसे बढ़ोगे पीछे वाला यूज होते जाता है भाई। तो एक नया टर्म बस इसमें क्या आएगा, फोर्स आता है। हाँ, नामकरण भले ही अलग अलग है, जैसे कि टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन में भी स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, इस टाइप का चीज हो गया। क्लियर है। तो ये पीछे वाला भी जुड़ते जाता है। फोर्स कांस्टेंट का बता देते हैं। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, F बराबर क्या होता है, K इंटू एक्स होता है। तो K को क्या लिख सकते हो, F बटा एक्स लिखते हो, तो एक K ही क्या है, हमारा फोर्स कांस्टेंट है, या फिर यूं कह लो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ से शायद ये करवा भी चुके हैं। तो आप यहाँ से अगर ऐसा यूनिट लिखिएगा, हम दो ही चीज़ लिखेंगे, एक ऐसा यूनिट लिखेंगे और एक डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। जहाँ पर सीजीएस का ज़रूरत होगा हम वो सीजीएस वहाँ पे बता देंगे। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन होता है ए फोर्स का, और एक्स का क्या होता है, मीटर होता है। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो आप देख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या बोल रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर फोर्स का क्या होता है, mlt-2 होता है, और नीचे एल आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा mt-2, है ना। आप यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते कि m के पावर 1 है, t के पावर -2 है, इस तरीक़ा से नहीं। कैसे बोला जाता है, mt-2। जब आपको लैंग्वेज में लिखना होता है तो उसके लिए उसका तरीका भी बता चुके हैं, कैसे लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ फोर्स,
कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज 1 इन मास एंड -2 इन टाइम। कितना टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, इस बात को हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला चैप्टर में। ये क्या हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए आगे। जैसे जैसे चैप्टर हम लोग को आता है, सब चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी यूज होना रहता है, कुछ छूटेगा भी तो छूटेगा, तो जिस दिन चैप्टर पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। बस हमको लिखने का तरीका आ जाना चाहिए। जैसे मान के चलिए हम लोग सर्कुलर मोशन पे बात कर लेते हैं। कहाँ बात कर लेते हैं, सर्कुलर मोशन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलर मोशन है, तो इसमें नया टर्म क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर आएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, ये भी आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी बता चुके हैं। फिर आएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका, ये भी हम एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर क्या आएगा, एक्सेलरेशन, जो अल्फा होगा ये ओमेगा से डिनोट किया जाता है, ये थीटा से डिनोट किया जाता है। ये तीनों आपका पिछले लेक्चर में बताया हुआ। ये सर्कुलर मोशन में जो नया टर्म, बाकी तो फोर्स यूज होगा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो नया टर्म यूज होगा यही तीनों नया टर्म आपका यूज होता है, जो कि बताया हुआ है। अगला जो है हमारा क्या है, वर्क है, और क्या है यहाँ पे पावर है, और वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का नाम है। तो आपका यहाँ पर पहला तो वर्क हो गया, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। पावर हो गया, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं। एनर्जी हो गया, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं तीनों का। और फिर वापस वही पुराना वाला टर्मिनोलॉजी सारा यूज होगा। एक्स्ट्रा जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा, ये वर्क होगा, पावर होगा, और क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी हो जाएगा यूज। तो ये आपका वर्क पावर एनर्जी खत्म हो गया, ये जो यूज हुआ वो वर्क पावर एनर्जी। अच्छा एक बात और बता दें, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास भी कंसीडर कर लें, तो भैया सेंटर ऑफ मास में भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है, सेंटर ऑफ मास निकालने का, पोजीशन है, तो पोजीशन तो भैया बता ही चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट जैसा चीज़ ही होगा। तो ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं। इसमें एक नया टर्म आता है मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो सेंटर ऑफ मास भी इसी में समट गया। फिर हम लोग को आता है क्या, रोटेशनल मोशन आता है। क्या आता है, रोटेशनल, यहाँ से हम कह सकते हैं रोटेशनल मोशन आता है। तो रोटेशनल मोशन में जो पहला आता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, सीधा सीधी। अच्छा इसका मतलब ये कहाँ से आया, क्यों आया, सर क्या निकालते, इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ फार्मूला से मतलब अभी है, ये तो बाद में पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है mr² होता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, शायद ये पिछले क्लास में बता दिए थे, नहीं भी बताएं तो देख लो एक बार। ऐसा यूनिट kg/² होता है। डायमेंशनल फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना होगा, तो मास का m और l का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रोटेशनल मोशन में। इसमें जो दूसरा टर्म हम लोग यूज करते हैं वो क्या आता है, दूसरा जो टर्म यूज होता है वो होता है टॉर्क। यहाँ पे एक नया टर्म आता है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R×F। ये क्रॉस प्रोडक्ट अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, इसका तोड़ने पर ये आता है RF sin θ। हम बता दें कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। हालांकि ये पॉइंट के फॉर्म में आगे लिखाएंगे जब आपको डायमेंशन के एप्लीकेशन सिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो फोर्स का है न्यूटन और आर का है मीटर। और यहाँ पर आप डायमेंशनल फार्मूला जब आप देखेंगे तो फोर्स का क्या होता है mL/T-2 और मीटर का क्या होता है L। तो आप यहाँ से देख सकते हैं mL/T-2 आपका आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि सर ये न्यूटन मीटर है सर, तो यहाँ पे टॉर्क है, तो याद होगा कि न्यूटन मीटर को तो सर जूल लिखते हैं, पर नहीं, जब टॉर्क का बात आता है तो न्यूटन मीटर के जगह हम लोग जूल नहीं लिखते हैं। हम लोग कहाँ पे लिखते हैं जूल, जब वर्क और एनर्जी पढ़ रहे होते हैं। तो ये रोटेशनल मोशन में है। रोटेशनल मोशन में एक और नया टर्म यूज होता है, बाकी सब पीछे वाला ही यूज होता है ना। ऐसा नहीं कि सर इतना छोटा छोटा टर्म से हो जाएगा, नहीं, जितना भी पीछे टर्म है सब यूज होगा, जितना भी पीछे टर्म हम अभी लिखाए हैं। तीसरा टर्म जो इसमें यूज होता है रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर यहाँ से क्या होता है, मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, याद होगा। मतलब ऐसा सुना सा होगा, अभी तो 11th ही पढ़ रहे हो, याद कहाँ से होगा।
तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एल से डिनोट किया जाता है और ये होता है एम, आर क्रॉस क्या होता है वी। फिर से सर क्रॉस आ गया, क्रॉस मतलब गुना मत समझ जाना, एक प्रोडक्ट होता है, वेक्टर का प्रोडक्ट होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सीधा सीधी हम इसको लिखते हैं एम आर वी साइन थीटा होता है। फिर से साइन थीटा कैसा होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है भैया, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होता है। तो जो ऐसा यूनिट यहाँ पर लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा केजी, यहाँ पर मीटर स्क्वायर और पर क्या हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि ये आर का मीटर है, वेलोसिटी में भी मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। हम वापस रिपीट कर देते हैं, आर का क्या है मीटर, वेलोसिटी का क्या है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर और मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला पे बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एम का क्या होता है एम, आर का क्या होता है एल और वी का क्या होता है एल टी माइनस वन, ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं एम एल टू टी माइनस वन आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो आपका रोटेशनल मोशन खत्म हो गया। रोटेशनल मोशन तक के इतना ही टर्म यूज होता है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नया टर्म, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होता है, एक टॉर्क यूज होता है, एक एंगुलर मोमेंटम यूज होता है। बाकी पुराना वाला एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी जैसा चीज हो गया, सब वही वाला टर्म यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला जो हमारा है वो 11th का ही टॉपिक अभी चल रहा है। तो अगला में क्या आ जाएगा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम हो चाहे वेव हो, चाहे वेव ऑप्टिक्स हो, वेव हो चाहे वेव क्या हो ऑप्टिक्स हो, सब में लगभग सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर जो नया टर्म आता है वो पहला, तो यहाँ पर याद करिए जो पहला जो टर्म आता है इसमें टाइम पीरियड आता है, टाइम पीरियड आता है। तो ऑब्वियस है टाइम पीरियड मतलब टाइम हो गया, तो इसका ऐसा यूनिट आप जानते हैं, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा सेकंड होता है। एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा भैया टी हो जाएगा। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो यूज होता है वो क्या होगा फ्रीक्वेंसी यूज होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी यूज होता है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, क्या फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है क्या वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/t हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पर सेकेंड हो जाएगा। एंड डायमेंशनल फार्मूला का बात किया जाए तो डायमेंशनल फार्मूला सिंपल t-1 आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान देखें m 0 हो जाएगा, l 0 हो जाएगा और t-1 हो जाएगा। देख लीजिए, तो ये आपका क्या आ गया फ्रीक्वेंसी आ गया, यहाँ पर क्या आ गया टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। चलिए यहाँ पर एक नया टर्म और आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है पावर पर यूनिट एरिया, ये पावर है, पावर पर यूनिट क्या होता है एरिया। तो आप जानते हैं पावर का क्या होता है, अगर यहाँ पर ऐसा यूनिट का बात किया जाए तो पावर में क्या होता है वाट होता है और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आप डायमेंशनल फार्मूला का बात करें तो पावर में क्या होता है, क्या पावर का हम लोग पावर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वर्क होता है और बटा टाइम होता है और इनटू क्या होता है एरिया होता है। तो आप देख सकते हैं वर्क को क्या लिख सकते हैं आप, तो वर्क को आप देखिए वर्क को होता है ml2t-2 होता है और टाइम का t होता है, एरिया का l2 होता है। तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा mt-3 होगा। तो आपका डायमेंशन आ गया इंटेंसिटी का, ऐसा यूनिट आ गया इंटेंसिटी का। एक और टर्म यहाँ पर यूज होता है जो सब में मिला के होता है, वो होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड नथिंग इट इज द बोल सकते हो इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होगा मीटर, मतलब ये लेंथ जैसा चीज़ है। एंड यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला एल हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड एक कैसा होता है लेंथ जैसा चीज़ होता है। क्लियर है। इसी में एक और टर्म यूज कर सकते हो वेवलेंथ। क्या यूज कर सकते हो वेवलेंथ, है ना, छोटा छोटा टर्म है, यहाँ पर टर्म यूज किया जा सकता है वेवलेंथ, है ना, ये यहाँ पर क्या यूज किया जाता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट कर देते हैं। फिर से ये कोई अलग चीज़ नहीं है, फिर से ये लेंथ जैसा चीज़ है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हो मीटर लिख सकते हो। हालांकि ये नैनोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, इसमें हो सकता है। एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा वेवलेंथ का। अच्छा एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी नाम सुना होगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा होता है। ओमेगा क्या लिखते हो, तो ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई बटा टी होता है, ध्यान रखिएगा ये क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो इसका भी अगर आप ऐसा यूनिट लिखिएगा तो कांस्टेंट का तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट पर सेकेंड होगा जैसे कि फ्रीक्वेंसी का होता था। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज आल्सो t-1 होगा जो फ्रीक्वेंसी का होता है, मतलब चाहे फ्रीक्वेंसी हो चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो। हाँ, ये दोनों सेम चीज नहीं है, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये बाद में आपको पता चलेगा जब हम पढ़ाएंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअली, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। पर यहाँ के लिए देखिए कि ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, पर देखिए कि जब फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं तो फार्मूला सेम नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये आपका किस में हो गया, एसएचएम में यूज होने वाला टर्म हो गया, वेव में होने वाला हो गया, एंड वेव ऑप्टिक्स में हो गया। हालांकि और भी कुछ कुछ होगा, तो जैसे इसका कुछ कांस्टेंट टर्म आता है या इस टाइप का आता है, कोई लॉ होता है तो लॉ अपना एक कांस्टेंट देता है, तो वो बात की बात है, वो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। पर हम प्रॉपरली जो एक कॉमन एक बेसिक जो फंडा है उसको हम लोग क्लियर करते चलते हैं। जैसे ये वेव ऑप्टिक्स वाला हो गया, ये हटा देते हैं। इसके बाद चैप्टर आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आता है। क्या आता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड यहाँ से कह सकते हैं आप क्या, थर्मोडायनेमिक्स आता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आता है। तो भाई हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में सबसे जो पहला है हीट ही है, तो हीट का क्या होगा भाई, डायमेंशनल फार्मूला या ये क्या होगा, तो भाई हीट का जो ऐसा यूनिट होता है इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, हीट एक तरीके का क्या है, एक तरीके का एनर्जी है या वर्क के फॉर्म में आता है, जूल भी कह सकते हो, एज साथ ही साथ क्या किया जा सकता है, कैलोरी भी कहा जाता है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है जूल भी होता है और क्या होता है, कैलोरी भी होता है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं ऐसा डायमेंशनल फार्मूला पे, तो ऑब्वियस है एनर्जी है तो जो वर्क का होगा वही होगा, तो mL2T-2। उसके बाद होता है स्पेसिफिक हीट, क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। जैसे कि इसको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप किसी भी बॉडी को गर्म कीजिएगा तो वो या हीट कीजिएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसका मतलब हम उसके अंदर एनर्जी दे रहे हैं, तो उसका एनर्जी कितना दे रहे हैं तो वो स्पेसिफिक हीट ही डिसाइड करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख दो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख दो तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो ये होता है एम एस डेल्टा टी, जिसमें एस ही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एस बराबर क्या हो गया, क्यू बटा कितना होता है, देखिए यहाँ पर क्यू बटा हो जाएगा एम इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो आप यहाँ से ऐसा यूनिट देख सकते हैं, यह स्पेसिफिक हीट है, यह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो आप यहाँ से ऐसा यूनिट देख सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आप देखिए इसको क्या लिख सकते हो, जूल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन लिख सकते हो, या जो भी होगा, और या हो सकता है कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन लिखा जा सकता है, क्योंकि क्यू को कैलोरी में भी लिख सकते हैं, मास को ग्राम में भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर एसआई का बात किया जा रहा है इसलिए हम केजी लिख रहे हैं, और क्यू को जूल लिखा जा रहा है, बाकी और में भी चेंज किया जा सकता है। अच्छा, इसका डायमेंशनल फार्मूला का बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या होगा, mL2T-2, क्योंकि ये एनर्जी जैसा चीज है, और नीचे हो जाएगा आपका m एंड ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि टेम्परेचर को हम बता चुके हैं कि डायमेंशनल फार्मूला में हम टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचेगा L2T-2 और थीटा-1, आपका डायमेंशनल फार्मूला ये आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। इसके बाद आता है हमारे पास हीट कैपेसिटी, इसके अंदर सब सारा जो टर्म होता है उसका क्या होगा, यूनिट जो भी है अपना देख लेना है ना। तो हीट कैपेसिटी में क्या आप कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी जो होता है वो सिंपली क्या होता है, m इंटू एस। यहाँ पर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है, डायरेक्ट यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं मास इंटू एस, सीधा सीधी। जो आपका हीट कैपेसिटी है वो क्या है, तो मास इंटू एस को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, तो ऐसा यूनिट आप देखिए यहाँ से ये आ जाएगा केजी, और स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या है, ये है आपका जूल पर केजी पर केल्विन है, तो आप देख सकते हैं कि आ जाएगा जूल पर केल्विन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन आ जाएगा, ऐसा यूनिट आ जाएगा। लेकिन अगर इसी का आप डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे, अगर डायमेंशनल फार्मूला आप देखिएगा इसका, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, देखें यहाँ पर आ जाएगा mL2T-2 और बटा में थीटा,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा mL2T-2 एंड θ-1 आपका आ गया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक नया टर्म, जो कि क्या है, हीट कैपेसिटी। इसी में आता है हीट कैपेसिटी में लेटेंट हीट आता है। क्या आता है? लेटेंट हीट। ये है आपका लेटेंट और ये आपका क्या है, हीट। ठीक है, ये आपका लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट में क्या होता है, लेटेंट हीट में यहाँ पर आता है ऐसे m इंटू एल होता है। लेटेंट हीट क्या होता है, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं बताने का। लेटेंट हीट कब आता है, जब आपका कोई फेज चेंज हो, जैसे मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड हो, तो उस केस में जो हीट लगता है वहाँ पे लेटेंट हीट का यूज होता है। चाहे लेटेंट हीट ऑफ दो प्रकार का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो एक बार क्या होता है, अपना लिक्विड से गैस में चेंज होता है, तो उस वक्त लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से हम लोग को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और अगर आपका सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से हम काम चलाते हैं। पर हम लेटेंट हीट पर सिर्फ बात कर रहे हैं, जो कि एल ही मेरा लेटेंट हीट है। तो एल बराबर क्या हो गया, Q बटा एम। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपका जो ऐसा यूनिट होगा क्या होगा, देख लीजिए आपका ऐसा यूनिट क्या होगा। क्या जूल पर केजी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जूल, और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, पर केजी लिख सकते हैं लेटेंट हीट का। अच्छा, यहाँ के बाद आप अगर डायमेंशनल फार्मूला पे आप बात करेंगे तो आपका यहाँ पर होगा mL2T-2 और बटा में क्या हो जाएगा m। तो यहाँ से आप डायमेंशनल फार्मूला देखिएगा तो आपका आएगा m0 L2 एंड T-2 आपका आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस बोल दीजिए या थर्मल कंडक्टिविटी बोल दीजिए, सॉरी थर्मल क्या बोल दीजिए, कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर फिर से एक नया टर्म यूज होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप यहाँ से क्या कीजिए कि थर्मल कंडक्टिविटी है तो इसको ऐसे होता है कि यहाँ पर dQ बटा dt रेट ऑफ जो हीट होता है के ए डेल्टा टी, T2 माइनस T1 और बटा में क्या हुआ L। सर ये कहाँ से आप लिख दे रहे हैं सर, हमको पता है आपको नहीं आएगा समझ में कि ये कहाँ लिखा रहा है। हम पहले भी बता चुके हैं कि अभी नहीं आप सीख सकते हो, आपको फॉर्मूला आता है तब ये बना सकते हो। ऐसे नहीं अपना मन से हम कुछ भी बनाते रहे, नहीं, बिना फॉर्मूला आए नहीं हो सकता। क्योंकि सोचो ना, ये लास्ट है, हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे कब का, तब जाके हम लोग समझ पाएंगे। तो अभी ऐसे ही रटना है आपको। ये dQ बटा dt है तो ये पावर है, देखो जूल पर सेकेंड है, पावर हो गया। ये K को ही हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, K को थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप K पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो K पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो क्या होता है, देख लीजिए। जो K का निकालिए तो K यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिएगा तो dQ बटा dt यहाँ पर आ जाएगा L और बटा A T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो आप अगर ऐसा यूनिट यहाँ से देखिएगा तो ये तो वाट हो जाएगा ना भाई, क्योंकि पावर जैसा चीज़ है, जूल पर सेकेंड जैसा चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, वाट। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर है तो कैंसिल होकर नीचे में मीटर बचेगा और मीटर, और ये क्या है, केल्विन हो जाएगा। तो आपका जो ऐसा यूनिट आ गया वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का वो क्या आ गया, वाट पर मीटर पर केल्विन आ गया। चलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको बता देते हैं। डायमेंशनल फार्मूला में होगा mL, यहाँ पर वाट को क्या लिख सकते हैं आप ध्यान से देखिए, तो जूल यहाँ से ही हम लिख देते हैं। देखिए इसका होगा mL2T-2 और इसका L होगा, नीचे में इसका होगा T और इसका होगा L का स्क्वायर और इसका होगा थीटा। तो आप देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है ऐसे, और डायमेंशन आप हो जाएगा T-3L एंड θ-1। देख लीजिए भाई, सब यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए। ऊपर जूल जैसा चीज़ है, नीचे टाइम है, लेंथ है, एरिया है, T2 माइनस T1 है, वाट मीटर केल्विन, इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर आप mL2T-2 लिख सकते हैं, नीचे टाइम के T लिख सकते हैं, L है और एरिया का L स्क्वायर होगा, इसका थीटा हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए और आगे हम लोग करते हैं। इसमें जो टर्म यूज होता है, अब हमारे पास जो नया टर्म आ गया, नया टर्मिनोलॉजी आ गया, वो क्या आएगा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो नया टर्मिनोलॉजी आएगा मेरे पास, जो आपका ये है, ऐसा मान लीजिए कि गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मान लीजिए, जो इसमें आपका यूज होने वाला है यूनिवर्सल गैस, यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, R, आपको पता है PV बराबर क्या होता है NRT। तो ये है R ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है।
PV/NT है। क्या है? PV/NT है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जब ऐसा यूनिट लिखिएगा तो आपको पता है PV एक तरीके का वर्क है, अभी नहीं पता चलेगा पर अभी रटना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? जूल लिख सकते हैं, N को क्या लिख सकते हैं? मोल लिख सकते हैं, और T को क्या लिख सकते हैं? केल्विन लिख सकते हैं। इसलिए डायमेंशनल फार्मूला, मतलब इस पे डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो वर्क है तो क्या होगा? ml2T-2 हो जाएगा। N को क्या लिख सकते हो? मोल नहीं भी लिख सकते हो, थीटा सीधा सीधा लिखो, N को कुछ लिखा नहीं जाता। ml2T-2 और क्या हो गया? थीटा-1 आपका ये निकल गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, इसी के अंदर और क्या टर्म यूज होता है? प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है। खैर वॉल्यूम तो बता चुके हैं। प्रेशर यूज होता है कि नहीं होता है? प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंड्स कांस्टेंट होता है। हालांकि बहुत सारा चीज़ होता है, इससे कोई लेना देना भी नहीं है। चलो यहाँ पर प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर क्या होता है आप जानते हैं? फोर्स बटा क्या होता है? एरिया होता है। फोर्स बटा क्या होता है? एरिया होता है। तो भैया ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। एंड अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला आप देखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ml/T-2 एंड यहाँ से आ जाएगा L2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? ml-1T-2 आ जाएगा आपका। ये प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। चलिए आगे का काम किया जाए। आगे पे हम लोग चर्चा करते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कहानी समाप्त हुआ। ऐसे नहीं कि इसमें और टर्म यूज नहीं होंगे, और टर्म यूज होंगे तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी जो जनरल यूज होने वाला है, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यूज होने वाला है, उस पर हम लोग बात करेंगे और कुछ डिस्कशन के वक्त भी हम लोग करेंगे। चलिए अब आ गया हमारे पास ग्रेविटेशन चैप्टर। क्या आ गया? ग्रेविटेशन। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा चैप्टर? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में पहला जो हुआ क्या हो जाएगा? मास यूज होता है। मास तो आपको पता ही है, ये होता है ग्रेविटेशनल, यहाँ पर आप कह सकते हैं फील्ड होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और कुछ नहीं है, जी ही को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद कीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। ये कैसे होता है आपको बाद में पता चल जाएगा। दूसरा क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? तो यहाँ पर होता है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी जो भी बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बटा क्या होता है? यहाँ पर मास होता है। बटा क्या होगा? मास होगा, है ना। ये फॉर्मूला है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। और भाई चाहे एनर्जी ग्रेविटेशनल हो चाहे कुछ भी हो, एनर्जी तो है तो जूल ही रहने वाला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जूल पर केजी ऐसा यूनिट हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर केजी। और डायमेंशनल फार्मूला आप तो जान ही रहे हैं, जूल क्या होगा? ml2T-2 और बटा में क्या हो गया? m। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं L2T-2 आपका हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। ये ग्रेविटेशन में यूज होने वाले टर्म है। एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना। इसमें डाइपोल उपोल जैसा कुछ भी नहीं आता है। चलिए एक और इसमें आता है, फ्लूइड आता है, सरफेस टेंशन आता है, सरफेस टेंशन आता है, एंड यहाँ पर सरफेस टेंशन आता है एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला क्या होगा? सरफेस टेंशन। भाई सरफेस टेंशन क्या है? तो सरफेस टेंशन सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? एस से डिनोट करते हैं फोर्स बाय लेंथ या फिर वर्क पर यूनिट एरिया। ये दो फॉर्मूला होता है, फोर्स बाय लेंथ या फिर वर्क पर यूनिट एरिया। तो आप अगर ऐसा यूनिट यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। और डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे तो आप देख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? जूल पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ml2 नहीं होगा, फोर्स है ना, तो mlt माइनस क्या हो जाएगा? 2 और बटा l। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिंपली क्या बचेगा? m2 - 2 आ जाएगा। तो ये आपका सरफेस टेंशन है। फिर यहाँ पर आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर अपना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पर कोफिशिएंट है ना, यहाँ पर क्या आ जाता है? कोफिशिएंट ऑफ, है ना, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है फॉर्मूला भाई, एन dv/dx और इनटू क्या होता है एफ बराबर ना, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर देखो इनटू ए, यहाँ एफ बराबर है ना, इस तरीका से होता है ना, एफ बराबर क्या होता है ईटा dv/dx से। तो ये जो ईटा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, यही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये वाला। तो भाई इसको इस पे अगर काम करोगे तो क्या आएगा, एफ बटा एरिया इंटू क्या हो जाएगा dv/dx। अच्छा एक बात और बता दें, यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी है भाई, यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी है। तो चलिए इस पे हम लोग काम कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, है ना, जो इसमें टर्म यूज होता है। हालांकि इसमें रेनॉल्ड्स नंबर ये सभी बहुत सारा यूज होता है, तो हम लोग चैप्टर पढ़ते वक्त ही करते हैं। जो ज़्यादा यूज होता है, जो ज़्यादा चीज़ें हैं जल्दी यूनिट एंड डायमेंशन में यूज होता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए न्यूटन सबसे पहला बात, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये जो है एरिया, एरिया क्या है, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकेंड, इसको पूरा लिख ही देते हैं ऐसे, न्यूटन, यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर, इस तरीक़ा से, सॉरी बटा में हो जाएगा ना मीटर, यहाँ पर मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट आ गया, न्यूटन ये सेकेंड ऊपर चल जाएगा पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ये आ गया ऐसा यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला होगा mlt-2 एंड एरिया का क्या हो गया L2 एंड LT-1 एंड बटा में L लिखेंगे तो L कैंसिल हो गया, एक A और कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा देखना m L-1 T, ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया ml-1 T-1। तो ये आपका किस में हो गया, फ्लूइड सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी में यूज होने वाला टर्म हो गया। क्लियर है, तो आपका ये टर्म यूज हो गया। क्लियर। अच्छा अब ये था पूरा हमारा 11th का चैप्टर का कहानी, यूनिट एंड डायमेंशन का 11th। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी 11th चैप्टर का सारा पढ़ लिया, अब हम लोग 12th चैप्टर का पढ़ेंगे, है ना। तो 12th चैप्टर का कहानी हम लोग पढ़ लेते हैं। 12th चैप्टर से रिलेट करके जो भी डायमेंशन होता है, हालांकि सब नहीं है, ऐसा बता रहे हैं ताकि आपका यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन अटके नहीं, इतना बता देंगे। तो आपका जो है ये फ्लूइड हो गया, आपका वो हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट करा दिए, इसमें सारा चीज़ हो गया। चलिए 12th चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला क्या आता है, पहला आता है चार्ज। तो चार्ज का सबसे पहला बात है, खुद ही अपने आप में एक ये है चार्ज का, आप ध्यान से देखिएगा। तो Q बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि I होता है क्या, Q बटा T। तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। I क्या है, करेंट है, I क्या है, करेंट है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड वाला में लिखाए थे ना 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वही करेंट है। तो आप यहाँ से ऐसा यूनिट देख लीजिए, देखिए फंडामेंटल में टूट गया तो क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। और भाई एम्पियर सेकेंड नहीं बोला जाता है, यहाँ पे ये चार्ज का कूलम्स खोज किए थे तो वो इसलिए कूलम्स यूनिट हो गया। तो हम एम्पियर सेकेंड ना बोल के क्या बोलते हैं, कूलम्स, मतलब ऐसा यूनिट क्या हो गया चार्ज का, कूलम्स हो गया। डायमेंशनल फार्मूला आप देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर करंट का डायमेंशनल क्या होता है A और T का T, तो ये आ गया आपका AT। तो ये आपका चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। दूसरा टर्मिनोलॉजी इसमें क्या है, चार्ज के बाद आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F बराबर होता है QE, जिसमें E को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो E पर काम कर लेते हैं F बटा Q। देखो फोर्स कितना काम का चीज़ है, हर बार फोर्स आ जाता है। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ऐसा यूनिट क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है, क्यू का क्या होता है, कूलम होता है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, न्यूटन पर कूलम कह सकते हैं ऐसा यूनिट में। या फिर इसमें और भी आगे देखेंगे तो और भी एक और यूज होता है, यहाँ पर जो फ्लक्स होता है ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और होता है, बाद में देखेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। बस रट लें यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है, एक न्यूटन पर कूलम होता है, ये कूलम है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा डायमेंशनल फार्मूला का बात किया जाए तो फोर्स का क्या है, ml/T-2 और बटा क्या हो गया Q। तो Q का डायमेंशनल फार्मूला देख लीजिए यहाँ से A इंटू टी।
तो आप यहाँ से ऊपर नीचे कर कर आप यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला निकाल लीजिए। जैसे टी यहाँ से क्या हो जाएगा, एक करके दिखाते हैं, ए L2 T-3 A-1, आपका ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इसी में आता है क्या, हम लोग देखते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, है ना। इसी में आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ क्या आता है, फ्री स्पेस आता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नोट। तो भाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है, तो हम जानते हैं दो चार्ज के बीच में जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है ना, याद करिए, है ना। अभी कुछ नहीं पता करना है कि ये कैसे आया क्या आया, अभी वो फार्मूला भाई पता, ये एप्सिलॉन नोट ही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो भाई इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 1/4πf हो जाएगा और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देख लिए ये फोर्स है, तो ऐसा यूनिट तो सीधा सीधी दिख रहा है, ये भाई ऊपर क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर, नीचे क्या होगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर, खत्म हो गया ऐसा यूनिट। अच्छा, आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखाइए, तो डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, आप 80, फिर से 80, नीचे क्या होगा MLT-2 फोर्स का, और इसका क्या होता है L2, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आ गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। अब कैलकुलेट हम अब करते नहीं रहेंगे, अब हम थोड़ा सा आपको खुद से अब प्रैक्टिस करना है, जैसे हम कुछ छोड़ देंगे, इतना हिंट्स देकर छोड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी में आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर ये नाम सुना नहीं है, देखो इस टाइप का होगा, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। भाई रिलेटिव परमिटिविटी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं या फिर के से डिनोट करते हैं। तो भाई सीधा सीधी यहाँ पर बोला गया कि एप्सिलॉन बराबर यहाँ पर जो होगा एप्सिलॉन नोट बटा एप्सिलॉन, यहाँ आर बराबर जो होगा, सॉरी एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट होता है, एक फॉर्मूला होता है। ये एप्सिलॉन नोट स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए, जैसे वैक्यूम एयर के लिए हो गया, ये किसके लिए, मीडियम के लिए, और ये क्या है, रिलेटिव है। तो हमको इसका कहानी निकालना है, तो भाई जो यूनिट ऊपर वाला का होगा वही यूनिट नीचे वाला का होगा, तो हम कह सकते हैं ये यूनिट लेस भी है, यूनिट लेस एज वेल एज डायमेंशन लेस, एज वेल एज ये कैसा हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना यूनिट लेस है, ना यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। तो m0 इसको लिख सकते हो L0 और क्या लिख सकते हो, T0 लिख सकते हो, इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या यूज होता है उस पर हम लोग बात करेंगे, किस तरीका से यूज होता है। अगला टर्म जो आपका आएगा यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल सा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट क्या होता है, चार्ज, ये फॉर्मूला होता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताए थे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होता था, उसी तरीका से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। तो आप यहाँ से ऐसा यूनिट आप देख सकते हैं, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का आप क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, और चार्ज का क्या लिख सकते हैं, कूलम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कूलम लिख सकते हैं। उसी तरह डायमेंशनल फार्मूला आप अगर देखिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, ML2T-2 और इसका क्या हो जाएगा, AT। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सॉल्व करके आपका डायमेंशनल फार्मूला निकाला जा सकता है। अब थोड़ा सा हम छोड़कर चलेंगे, है ना, जल्दीबाजी में हम लोग मतलब हम बहुत सारा चीज़ बता दिए, हर चीज़ को एक लिख दें तो उससे सही भी नहीं है, आप लोग भी कुछ प्रैक्टिस करें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ML2T-3 A-1, इस तरीका से आ जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रिक, यहाँ से आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है, जिसको P से डिनोट करते हैं और Q इंटू क्या होता है, L होता है। ठीक है, तो आप अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है यहाँ पर क्या होता है, किस तरीका से होता है। तो आप यहाँ पर से समझ लीजिए कि ऐसा यूनिट इसका क्या हो गया, कूलम मीटर, भाई Q का कूलम, L का मीटर, और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, AT हो गया कूलम का, चार्ज का, और इसका L हो गया, तो भाई ATL, खत्म, M0 L1 T1 एंड A1। तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अब इसी में आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या आता है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। तो भाई उसका भी टर्मिनोलॉजी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, बिल्कुल ढंग से कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर दे रहे हैं, बहुत ईजी है।
चैप्टर वाइज करना। इस चैप्टर में ये टर्म याद होता है, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। बाकी चैप्टर में करोगे अगर एक साथ लिखोगे तो गड़बड़ा जाओगे कि यार कैसे याद रखें कैसे याद रखें। पर चैप्टर में, इस चैप्टर में इतना टर्म है, ये टर्म याद रखना बहुत आसान होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और सिंपल सा ई डॉट डी एस होता है। सर ये डॉट क्या? डॉट गुना नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये नहीं पता चलेगा, बाद में सीखेंगे। फिर ई डी एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा फिर से कैसा क्वांटिटी होगा? डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ds क्या है? एरिया है। और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि सबसे स्टार्टिंग में अभी थोड़ा देर पहले किए इलेक्ट्रिक फील्ड पर काम किए थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? आप देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट पे बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिएगा, न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं, फोर्स क्या होता है? पर यूनिट चार्ज। और यहाँ पर क्या होता है? इनटू मीटर स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का जो होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं। याद होगा अभी थोड़ा देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, ऐसा यूनिट हम आपको लिखाएं क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि फ्लक्स का अगर वेबर यूनिट होगा तो ये मीटर स्क्वायर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड का बन सकता है। तो यहां से हम कर सकते थे। तो फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? वेबर होता है। अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला पे बात करिएगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? पहले न्यूटन का लिख लीजिए, mL/T-2, कूलम का लिख लीजिए AT, और m का लिख लीजिए L2। तो देखिए यहां से आप ऊपर नीचे कर आप डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल सकते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़े हुए रिलेटेड टर्म था जो कि हम लोग अभी पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में 12th का चलेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में सिंपल सा कैपेसिटेंस यही होगा ना, कैपेसिटेंस होगा। तो Q बराबर क्या होता है? CV। तो C को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। तो C बराबर क्या हो गया? QV/V। और भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बताए थे ना अभी थोड़ा देर पहले, यही है, V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चाहो तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे थोड़ा सा हम बोल सकते हैं, पीछे अगर जगह खाली होगा तो उसमें लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोले थे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो क्या हुआ? जूल पर कूलम। तो 1 जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं भैया। 1 जूल पर कूलम को क्या कहा जाता है? वोल्ट। तो याद रखिएगा ऐसा यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो उसका ऐसा यूनिट 1 वोल्ट होगा। बाकी का तो आप जान ही रहे हैं। चलिए यहां पर देखिए, तो Q का क्या होगा? ये C जो है क्या चार्ज नहीं है, ये कैपेसिटेंस है, ये वाला है ना। कूलम्स मत समझ लीजिएगा। ये Q क्या होगा? कूलम्स, ठीक है। और पर यूनिट क्या होगा? कूलम्स पर वोल्ट। इसको कहते हैं फैराड। क्या कहते हैं? फैराड। 1 फैराड, 2 फैराड। तो 1 कूलम पर वोल्ट को क्या कहा गया? फैराड। मतलब ऐसा यूनिट अगर आपको कैपेसिटेंस का लिखना है तो आप क्या लिखिएगा? फैराड लिखिएगा। ऐसा नहीं कूलम्स पर वोल्ट लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना होगा? फैराड लिखना होगा। क्लियर है? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो Q का क्या होता है? 80। और आप इसका देख लीजिए तो V का क्या होगा? जूल पर कूलम। तो देख लीजिए, आप ध्यान से समझिएगा, जूल, यहां पर जूल हुआ तो क्या हुआ? mL/T-2। और पर कूलम मतलब 80 ऊपर ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं m-1 एंड L-2 देखिएगा, और T2 तो पहले से ऊपर और 2 जाएगा तो T के पावर 4 एंड A² आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं m-1 L-2 T के पावर 4 A², जो भी होगा ऊपर नीचे कर हम यहाँ से Q का पुट किए, फिर V का पुट किए, V का यहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जो पीछे लिखे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्ट डायमेंशन लिख के ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम डायरेक्ट याद नहीं था इसलिए हम एक एक करके पुट किए। देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 80 बटा में आएगा, तो ये वाला 80 ऊपर जाके ये ऊपर आ गया। चलिए आगे हम लोग करते हैं। कैपेसिटर का भी कहानी खत्म हो गया। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज होता था जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बाकी इसमें कोई नया टर्म आपको नहीं मिलेगा, वही फोर्स मिलेगा, वही वेलोसिटी मिलेगा, वो सेम टाइप का चीज़ मिलेगा और कुछ भी एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है।
अगला जो चैप्टर आता है वो करेंट इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? करेंट इलेक्ट्रिसिटी है। करेंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको तो पहला टर्म तो करेंट ही दिख जा रहा है भाई। करेंट एक स्टैंडर्ड है तो इसका क्या लिखना, करेंट का एसआई यूनिट क्या होता है देख लीजिए। एसआई यूनिट होता है क्या इसका? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका एसआई यूनिट अगर आपका एम्पियर है और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है आपको पता है, ये क्या होता है? ए होता है। क्लियर? जैसे अब करंट लिख लिए, अब करंट के बाद इसमें क्या आता है? रेजिस्टेंस आता है। सब एक एक टर्म अपने आप दिमाग में खुलते जाएगा। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? V इक्वल टू आई आर से आई, ये आर ही क्या है? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हो? V बटा आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि रेजिस्टेंस को अगर हमको लिखना हो, ऐसा यूनिट लिखना हो तो क्या हो जाएगा? ये V को क्या लिखते हैं? वोल्ट लिखते हैं, और I को क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा? 1 ओम। याद होगा ओम से डिनोट किया जाता है रेजिस्टेंस को। मतलब ऐसा यूनिट क्या होता है? 1 ओम होता है। नोटेशन इस तरीका से होता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट जो होगा रेजिस्टेंस का क्या होगा? ओम होगा। चलिए डायमेंशनल फार्मूला पे बात करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो अभी आप देखे थे पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। तो आप यहाँ से ml2t-2 लिख सकते हैं, और यहाँ से पर चार्ज का 8t, और I का क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। बाकी आप लिख लीजिए, खुद से आ जाएगा करने, ऊपर नीचे करने। तो ये आपका किसका हो गया? रेजिस्टेंस का हो गया। इसी में एक और आता है क्या? कंडक्टेंस। क्या आता है भैया? बोल दीजिए। कंडक्टेंस आता है। कंडक्टेंस क्या होता है? तो कंडक्टेंस को सिंपल सा किससे डिनोट किया जाता है? ध्यान से देखिएगा। कंडक्टेंस जो होता है वो सिंपल सा ये होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, 1/r होता है। ये 1 क्या हो जाता है? r हो जाता है। तो 1 अगर r होता है तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम ना होकर 1/r जब लिखेंगे आप, 1/r का मतलब क्या हुआ? I/v। 1/r का मतलब क्या हुआ? I/v। तो I/v लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है? एम्पियर पर वोल्ट आता है। ये क्या आता है? एम्पियर पर वोल्ट आता है। तो एम्पियर पर वोल्ट को क्या हो गया? बस इसका उल्टा कर दीजिए। महो, MHO, महो, उल्टा, ओम के उल्टा महो कर दीजिए। तो आपका क्या हो गया? ऐसा यूनिट हो गया। अच्छा, महो का भी नोटेशन इस तरीका से उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, इस तरीका से ये महो का नोटेशन हो गया। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप तो लिख सकते हैं, बस उसका उल्टा जो भी लिखाएगा इसका उल्टा, मतलब A ऊपर लिख दीजिए और बाकी क्या लिख दीजिए? ml2t-2 आप नीचे लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर रेजिस्टिविटी। क्या आता है? यहाँ पर आपका जो आता है क्या आता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही अभी, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं भाई। तो आर क्या होता है? रो एल अपॉन एरिया होता है। देखिए रो को ही क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रो का फॉर्मूला क्या हो गया? आर ए बटा क्या हो गया? एल हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसा यूनिट क्या होगा? आर का क्या होता है? ओम होता है। इसका मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर, क्या ऊपर 1 मीटर बचेगा खाली, तो ओम पर मीटर हो जाएगा। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाइए। डायमेंशनल आर का भी तुरंत लिखे, वह रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे अभी तुरंत। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखाएगा देख लीजिए। तो आर बराबर क्या होता है? V बटा क्या होता है? आई। तो यहाँ से आप V बटा आई लिख लीजिए। फिर यहाँ पर क्या है? एरिया है, और बटा क्या होगा? एल होगा। तो आप यहाँ से जब लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो V का क्या होता है? क्या चार्ज पर यूनिट कूलम, सॉरी एनर्जी पर यूनिट कूलम। तो एनर्जी का क्या होगा? ml2t-2, और पर कूलम का क्या होगा? 80, और ऑलरेडी ये ए है क्योंकि करंट है, और ये वाला क्या है? एल स्क्वायर, और बटा क्या हो गया? एल। आप काट छाट के कर दीजिए, आपका डायमेंशन आ जाएगा। इसी तरीका से रजिस्टिविटी के साथ साथ आता है कंडक्टिविटी। क्या आता है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। ये क्या होता है? 1/ρ होता है। आपका क्या होता है? 1/ρ होता है। तो आप इसका अगर ऐसा यूनिट देखिएगा उल्टा, आप खुद से बना लीजिएगा। ये होता है महो पर मीटर आ जाता है। ठीक है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बस इसका उल्टा कर दीजिए, और क्या? ऊपर, नीचे वाला जो है ऊपर लिख दीजिए, ऊपर वाला जो है क्या लिख दीजिए? नीचे लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी हो जाएगा। अच्छा, इसी में पढ़ते हैं एक नया टर्म EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? EMF, इसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। असलियत में कुछ नहीं है, ये पोटेंशियल है।
पोटेंशियल टाइप का चीज़ है, मतलब वही यूनिट होगा वोल्ट, यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट होगा, जो डायमेंशन पोटेंशियल का होगा वही इसका होगा। तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए, तो ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं मैग्नेटिज्म पार्ट में। किसमें? मैग्नेटिज्म पार्ट में। मैग्नेटिज्म पार्ट में चलते हैं भाई। मैग्नेटिज्म में सबसे पहला क्या हो जाएगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर होता है Q इंटू वी क्रॉस वी, एक फॉर्मूला होता है। फिर से आप कहिएगा सर ये क्रॉस गुना नहीं है, एक अलग प्रोडक्ट है, इसको तोड़ के लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ वी क्या है? वेलोसिटी है। देखिएगा अब चलिए, ये जो बी है, ये बी ही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, बी को क्या लिख सकते हैं आप? देखिए एफ बटा क्यू बी, और भाई साइन थीटा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लिखने का कोई मतलब नहीं है, सॉरी, क्यू इंटू वी लिखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आप ऐसा यूनिट यहाँ से देखिए, तो ऐसा यूनिट आपका क्या हो जाएगा? फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और क्यू का क्या होगा? कूलम, और ये जो वी है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर नीचे, और ये सेकेंड किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसको 1 टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 टेस्ला कहते हैं भाई। 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर को क्या कहते हैं? पर कूलम पर मीटर को क्या कहते हैं? टेस्ला। मतलब अगले बार से मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट है वो इसके टर्म में नहीं बताकर हम टेस्ला के टर्म में बताएंगे। मतलब टी, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है इसको, ऐसे लिखते हैं 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, इस टाइप के बात किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीका से क्लियर हो रहा है। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैग्नेटिज्म तक ही रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में मॉडर्न फिजिक्स से और थोड़ा सा 1-2 और, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अगले क्लास में चैप्टर समाप्त रहेगा इसके लिए, है ना। अगले क्लास में क्या रहेगा? चैप्टर समाप्त हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इन डायमेंशन। ठीक है, धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट फिर से, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।